हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में हम आज की इस वीडियो में मॉडल सेट का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो हमारा मॉडल सेट 7वां है और इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 7वें मॉडल सेट की, तो इसमें आपको सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चनों को हल करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता जो है बनी रहती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण जीव लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक, तो एक ऐसी क्रिया है जिसका नाम है क्या, प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन या प्रजनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव जो है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ठीक, तो प्रजनन के माध्यम से ही क्या होता है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी अपने ही समान नए प्राणियों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, यही क्या कहलाती है, प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो प्रजनन के कारण ही जीवों की निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी जो है, ये बनी रहती है। चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो भ्रूणपोष होता है, इसको तो आप लोगों को सुनते सुनते भी याद हो चुका होगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी आप पहले ही समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आवृत्त बीजियों के अंदर जो भ्रूणपोष होता है, ये कैसा होता है, तो हमेशा आपको याद रखना है, ये होता है ट्रिप्लॉइड। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, यानी कि त्रिगुणित। ठीक, ऑप्शन नंबर सा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का रोग है। आपको पता है हीमोफीलिया रोग में लगातार ब्लीडिंग होती है, जिस कारण से इसको हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया या ब्लीडर्स रोग जो होता है, ये किस प्रकार का रोग है, तो ये होता है यक्ष संलग्न रोग। किसके कारण होता है, यह एक अतिरिक्त यक्ष अप्रभावी जीन के कारण होता है, यानी ये यक्ष संलग्न रोग है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, यक्ष संलग्न रोग। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए अंगुली छापन को विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलेक जेफरीज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चारों क्वेश्चनों का आंसर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। आंकोजीन की सक्रियता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आंकोजीन की सक्रियता से रोग होता है कौन सा, कैंसर। हमेशा याद रखना है आपको, कैंसर। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आंकोलॉजी बोलते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन करते हैं उसको हम आंकोलॉजी बोलते हैं, और कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं उनको हम आंकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स है। तो आपको याद रखना है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले इसको डीएनए पुनर्संयोजी तकनीक के द्वारा विकसित किया गया था, और यह एक मानव हार्मोन्स है। मानव के अग्नाशय की जो ग्रंथियां होती है उसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि वहां से ही इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो है सीक्रेट होता है, जिसको कि बाद में पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा कई अलग अलग जीवों के अंदर, जैसे आपके कई अलग अलग जीव हो गए, जैसे इकोलाई हो गया, इकोलाई वगैरह के अंदर जो है इसका ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन फिर कराया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव जीवन काल में केवल एक ही बार लैंगिक जनन करता है। ठीक है, यहां पे प्लांट की 4 स्पीसीज दी गई है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पौधे की स्पीसीज है, या ऐसा कौन सा पौधा है जो कि अपने पूरे के पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार लैंगिक जनन करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केले का पौधा। ठीक है, बनाना ट्री। तो केले का पौधा हो जाएगा आपका, ये पूरे के पूरे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार लैंगिक जनन करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसके बाद हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, जिनको भी आपको समझ लेना है जल्दी से। चलिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फील पांव रोग। फील पांव रोग आप लोगों को पता है, जिसको हम हाथी पांव भी कहते हैं, या इसको फाइसलेरिया रोग भी कहते हैं। तो फील पांव रोग किसके संक्रमण से होता है, तो यह एक फाइलेरिया कृमि के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, वुचरेरिया ब्रैंकाप्टी। क्या है, जिसका नाम क्या है, वुचरेरिया जिसका नाम क्या है, आपको लिखना है बुचरेरिया बैंक्राफ्टी। बुचरेरिया बैंक्राफ्टी।
बुचरेरिया बैंक्राफ्टी। ठीक है, तो बुचरेरिया बैंक्राफ्टी जो है यह एक फाइलेरिया कृमि होता है जिसके कारण ही फील पावर रोग जो है इसका संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे में जीवन प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो आपको याद रखना है कि पौधों की जीवन अवधि, यहां पे आपको लिखना है अवधि। तो पौधों की जो जीवन अवधि होती है यानी लाइफ स्पैन जो होता है, क्या होता है, जीवन अवधि जो होती है, तो यहां पे आपको क्या लिख लेना है, अवधि लिख लेना है। ठीक है, तो पौधों की जीवन अवधि प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो जंतुओं की अपेक्षा पौधों की जीवन अवधि अधिक होती है, ये आप लोग देख भी चुके हैं चैप्टर 1 में। जैसे एनिमल्स की अगर आप ज्यादा एज देखेंगे तो अधिकतर साल जीता है कछुआ, जो कि बहुत जिएगा तो 200 साल जिएगा। लेकिन अगर आप प्लांट्स में एग्जांपल देखते हैं तो जैसे आपका सिकोया प्लांट है, यानी जो भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनमें कुछ स्पेशली ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जीवन अवधि बहुत लंबी होती है। जैसे सिकोया प्लांट की अगर आप देखेंगे तो 2000 से 3000 साल के बीच तक ये जीवित रहता है, यानी इतनी ज्यादा लंबी जीवन अवधि होती है। ठीक, तो पौधों की जीवन अवधि प्रायः जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है मानव में वृषण कहां स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है वृषण कोश के अंदर कहां स्थित होते हैं। मानव में वृषण जो है ये वृषण कोश के अंदर यानी कि स्क्रोटम कैविटी के अंदर जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहां स्थित होते हैं वृषण, स्क्रोटम कैविटी यानी वृषण कोश के अंदर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेम सेल किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं हैं। तो आपको याद रखना है ये स्टेम सेल जो होती है ये अविभेदित, कैसी, ये अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है, ये अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो स्टेम सेल जो है ये अविभेदित भी होती है, साथ ही साथ जैविक कोशिकाएं भी होती है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन छोटे बिंदी बिंदी समूह होते हैं, यानी इंटरफेरॉन किसके छोटे समूह होते हैं। तो राइट आंसर आप लिख लेंगे क्या, प्रोटीन। क्या लिख लेंगे आप लोग, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के छोटे समूह होते हैं, क्योंकि इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये प्रतिविषाणु प्रोटीन ही तो होते हैं, प्रतिविषाणु प्रोटीन ही तो होते हैं जो कि वायरस से क्या करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप प्रोटीन भी लिख सकते हैं, ये भी आपका एग्जैक्ट या सही आंसर ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है ये पेनिसिलियम, कौन सा आपको याद रखना है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है ये पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है। तो इसका भी आप लोग राइट आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है जिनको आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी एक ऐसे जीव का आपको नाम लिखना है जो कि अमर है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि केवल और केवल जो एक कोशिकीय जीव होते हैं इनके अलावा ऐसे कोई भी जीव नहीं है जो कि अमर हो। तो एक कोशिकीय जीवों का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हाइड्रा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रा, हाइड्रा लिख सकते हैं, अमीबा भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसकी जगह में आप अमीबा भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है AUG कौन सा कोडान है। तो ये AUG जो है प्रारंभन कोडान होता है जिसको आप समारंभन कोडान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समारंभन कोडान होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है AUG जो है ये एक समारंभन कोडान होता है जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला के निर्माण को प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं BT, क्या लिख सकते हैं BT, यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस आप लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण कीटनाशक होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो है यह एक कीटनाशक होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट जैव कीटनाशक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बायोगैस में मुख्य घटक कौन सा होता है, मीथेन होता है। कौन सा होता है, मीथेन जो है यह बायोगैस की प्रमुख संगठक तत्व होता है या प्रमुख गैस होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन है जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। जो जीवों की संख्या होती है उसमें अगर हम ग्राफ बनाएं या वक्र बनाएं तो किस प्रकार का ग्राफ हमको प्राप्त होता है। तो या तो जे आकार का प्राप्त होता है या तो
या तो यस आकार का प्राप्त होता है। तो जे व यस आकार का, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, जे व यस आकार का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी वन परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है। किसी भी फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो एनर्जी का पिरामिड कहीं भी बने आपको याद रखना है कैसा बनता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा स्ट्रेट बनता है, यानी कि सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा की हानि होती है। तो आपको याद रखना 90%, कितना, 90% ऊर्जा की हानि होती है हर एक स्टेप में, हर एक लेवल में। तो किसी भी प्राथमिक पोषण स्तर से आप द्वितीयक पोषण स्तर में जाएंगे तो 90% ऊर्जा की हानि होती चली जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा होता कि ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है, तो केवल और केवल 10% ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। और एक चीज याद रखना है आपको कि ऊर्जा की हानि कितनी होती है, तो 90% हानि होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाने में। चलिए इनका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं यहां पे अपने सही जोड़ी वाले क्वेश्चनों को। चलिए अब आपके यहां पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है। पहला है हमारा IUCD, फिर रंग वर्णांधता, वैसेक्टोमी, इंटरफेरॉन, जीन चिकित्सा, वैसेक्टोमी, जीन चिकित्सा हो गया आपका, परजीवी जंतु हो गया, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे लिंग संलग्न रोग, ठीक है। तो लिंग संलग्न रोग कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है वर्णांधता। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये सब क्या होते हैं, रिंग ये जो होते हैं लिंग संलग्न रोग होते हैं। तो आपका दूसरे का हो जाएगा ये वाला, ठीक है, वर्णांधता का आपका हो जाएगा लिंग संलग्न, ठीक। फिर इसके बाद IUCD का क्या हो जाएगा, IUCD का हो जाएगा कॉपर टी। क्या हो जाता है, कॉपर टी, क्योंकि कॉपर टी एक कॉपर की वस्तु होती है जिसको हम गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं और यह प्रक्रिया कहलाती है इंट्रायूटेराइन डिवाइस या इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। चलिए वैसेक्टोमी का क्या हो जाएगा, पुरुष बंध्यकरण। क्या हो जाएगा, पुरुष बंध्यकरण हो जाएगा वैसेक्टोमी का, ठीक है। पुरुषों में जो बंध्यकरण की प्रक्रिया होती है इसमें पुरुषों की शुक्रवाहिनी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिस कारण से निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। तो वैसेक्टोमी का संबंध हो जाएगा पुरुष बंध्यकरण से। अब अगर हम बात करते हैं इंटरफेरॉन की, तो इंटरफेरॉन आपको पता है कि प्रतिरोगाणु पदार्थ होते हैं या प्रतिविषाणु पदार्थ होते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है जीन चिकित्सा। तो जीन चिकित्सा का क्या हो जाएगा, अनुवांशिक विकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुवांशिक विकार, मतलब जीन चिकित्सा के माध्यम से हम अनुवांशिक रोगों से बचने में मदद मिलती है हमें। अगला है परजीवी जंतु। तो परजीवी जंतु का क्या हो जाएगा, परजीन हो जाएगा। एक बचा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, एमीबियासिस रोग होता है, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण एमीबियासिस रोग होता है, ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सेव एक आभासी फल है क्यों, परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम के कार्य लिखना है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, गिफ्ट क्या है, जिफ्ट क्या है, ठीक। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको भी आप लोग कवर कर सकते हैं, जैसे आपके अनुलेखन हो गया, दात्र कोशिका आरक्तता हो गया, प्रतिजन के लक्षण हो गए, प्रतिजैविक के लक्षण हो गए, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर हो गया, शुक्राणु अंडाणु का नामांकित चित्र हो गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी आप कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि सर हमने जो पूरा मॉडल सेट तैयार किया है इसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चन क्यों नहीं है। तो बेफिक्र रहिए आप लोग, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी हम 2 से 3 सीरीज लाएंगे और उसमें पूरे के पूरे चैप्टर के सत्य असत्य वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पूरे के पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।